नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। और इलेक्शन के कवरेज के दौरान जब हम यहाँ पर गोरखपुर पहुँचे हैं तो गोरखपुर में हम इस पार्क में यहाँ पहुँचे हैं और इस पार्क को मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। ये प्रेमचंद साहित्य संस्थान है और प्रेमचंद का नाम शायद आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रेमचंद जी के नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम जो साहित्यकार थे, उनके जो साहित्य हैं, जो उनके नाटक हैं, जो उनके उपन्यास हैं, किसी से छुपे नहीं हैं और शायद है जो कोई उनके बारे में नहीं जानता है। प्रेमचंद जी अगर हम बात करें तो बनारस के एक छोटे से लम्ही गांव में उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उसके बाद वो अपने जिस तरीके से अध्यापन कार्य में जुड़े और बस्ती के बाद वो गोरखपुर यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के आए। तो ये यहाँ पर जब 19 अगस्त 1916 से 16 फरवरी 1921 तक उन्होंने यहाँ पर अध्यापन कार्य किया। तो यहीं पर बैठ कर के ही उन्होंने तमाम सारे उपन्यास और कहानियाँ यहाँ पर लिखी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद जी की अपने आप में जो भी कहानियाँ और उपन्यास थे, अपने आप में जीवंत, कहीं न कहीं ये जीवंत लिखते थे। उनकी कहानियों को आप महसूस कर सकते हैं और जिस तरीके से उनकी एक कहानी उन्होंने लिखी थी हामिद और अमीना के बारे में, वो कहानी आपको शायद याद होगी, जिसमें उन्होंने कहानी में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि हामिद ने अपनी जो दादी हैं अमीना से 3 पैसे लेते हैं और वो जा कर के मेला, जब मेला लगा होता है तो मेला में तमाम तरीके के खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं। लेकिन जो हामिद है वो हामिद ने मिठाइयाँ, जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं मिठाइयाँ खिलौने ख़रीदते हैं, लेकिन हामिद ने क्या किया, 3 पैसे में अपनी दादी के लिए चिमटा ख़रीदा, जो कि चिमटे की वैसे कीमत 6 पैसे थी, लेकिन हामिद ने 3 पैसे में उस चमीटे को ख़रीदा था। और इसकी वजह थी कि हामिद की जो दादी थी अमीना, उनकी रोटी बनाते समय हाथ जल जाया करते थे। तो हामिद ने बाकी खिलौनों को दरकिनार करते हुए चमीटा ख़रीदा था अपनी दादी के लिए, जो ये कहानी दर्शाती है कि इंसान किस तरीके से अपनी उम्र के साथ बड़ा हो जाता है, उम्र से बड़े कहीं न कहीं जिस तरीके से हामिद ने इस पूरी कहानी में अपने आप को चरितार्थ किया, उससे साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं जब इंसान गरीबी में पलता है तो अपने उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये प्रेमचंद जी का वो साहित्य संस्थान है जहाँ पर प्रेमचंद जी की लिखी हुई तमाम जो रचनाएँ हैं वो यहाँ पर संग्रहित हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर जो लाइब्रेरियन हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने यहाँ अपना जीवन यापन किया। और आखिरी में जैसा कि हमने जो जानकारी जुटाई, बताया जाता है कि वो यहाँ पर आखिरी समय अपने मतलब जो कार्यकाल था, अध्यापन कार्यकाल था, वो अंतिम यहाँ पर उन्होंने जो अपनी जो नौकरी थी, यहाँ के बाद से महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो कैसे यहाँ पर पहुँचे थे, इसके पहले कहाँ तैनात थे और उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ 1916 में आए और इससे पहले वो बस्ती में शिक्षक थे और बस्ती से ट्रांसफ़र होकर के वो आए। नॉर्मल स्कूल में वह शिक्षक थे। और यह जो भवन है, जिसमें जो हम लोग के सामने यह भवन है, इसमें यह भवन उनको आवास के रूप में मिला। अच्छा। और यहाँ उन्होंने यहीं पर मतलब वो यहीं रहा करते थे? जी जी, उनको रेजिडेंस के रूप में यह भवन मिला और वो छात्रावास अधीक्षक भी थे यहाँ रहते हुए। और उर्दू से हिंदी जगत में उनका पदार्पण यही हुआ। कहा जाता है कि लम्ही मुंशी जी की जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि गोरखपुर है। कर्मभूमि गोरखपुर है जी। बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी का बचपना यहाँ बीता था। यहाँ पीछे रावत पाठशाला है, वहाँ उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। और फिर वो 1916 में जब शिक्षक होकर के आए तो उसके पहले तक वो उनकी कहानियाँ उर्दू में प्रकाशित होती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हिंदी में प्रकाशित हुई।
उर्दू से हिंदी जगत में पदार्पण यही हुआ। तो उन्होंने जो जिस तरीके से उपन्यास लिखे थे, उर्दू में बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, लेकिन 1918 में सेवा सदन बता रहे हैं पहला उपन्यास था। पहली उपन्यास उनकी हाँ, यहीं प्रकाशित हुई। यहीं पर प्रकाशित हुई, यहीं- सेवा सदन। जी जी, सेवा सदन यहीं प्रकाशित हुई। और यहाँ आने के बाद से उन्होंने मंत्र कहानी को लिखा, ईदगाह जैसी कालजयी कहानी को लिखा, नमक का दरोगा, घास वाली, ईदगाह, ये सिर्फ अनेक प्रेमाश्रम वगैरह अनेक प्रेमाश्रम भी उपन्यास उनका यहीं लिखा गया, यहीं लिखा गया। उपन्यास है वो। और उसके बाद से जो वृतांत हिंदी साहित्य का उनका जो जीवन आगे का चला, उसकी पृष्ठभूमि कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गोरखपुर में ही तैयार की। और 1921 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी सेवा को त्यागपत्र कर दिया और वृतांत हिंदी साहित्य में की दुनिया में उतर गए, पूर्णकालिक लेखक हो गए और नौकरी को उन्होंने यही छोड़ा। इसलिए ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ आए और उन्होंने यहीं से रिजाइन भी किया अपना। मुंशी प्रेमचंद जी आज़ादी के समय के उस वैसे साहित्यकार और उपन्यासकार थे जिन्होंने उस समय जिस आज़ादी के पहले जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने शोषण की अपनी जो रणनीति थी, उस तरीके से शोषण करते थे, उस दर्द को महसूस किया और उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उपन्यास और अपनी कहानियों में लिखा था। यही वजह थी कि उन्होंने एक सोजे वतन, यानी सोजे वतन को जिस तरीके से जब उन्होंने लिखा, तो उसके बाद हमीरपुर, यानी ये 1910 की बात है, तब हमीरपुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने प्रेमचंद जी को बुलाया और उनको हिदायत दी, उन पर पाबंदी लगा दी कि आप इस तरीके से कोई भी ऐसा साहित्य नहीं लिखेंगे और उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। और उनके सामने ही जो सोजे वतन की प्रतियां थीं, सारी प्रतियों को जला दिया गया था। ये भी हमने पढ़ा है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से राष्ट्रवादी भी जो भावना से भी वो ओतप्रोत थे और उस तरीके की तमाम जो दुख और दर्द से शोषण था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसको भी कहीं ना कहीं अपनी कहानियों में, उपन्यास में वो दर्शाया करते थे। तो उससे जो उस समय के जो कलेक्टर वगैरह थे, तो ऐसी भी तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं में आप देखिए कि समाज का अंतिम व्यक्ति नायक होकर के उभरा है। उनकी कहानियों में, उपन्यासों में जो वंचित प्रेमाश्रम में जिस तरीके से उन्होंने किसान को कितने, मतलब एक पूरे अपने उपन्यास में उस किरदार को कितने ऊंचाई तक पहुंचाया। जो समाज की उस समय बुराइयां थी, जो समाज की जो जटिलताएं थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने उन जटिलताओं को और उन यथार्थवाद को जो है अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में चित्रित किया और सीधे सीधे एक अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे समाज के सामने दिखाने का वो काम किया। हम उनकी रचनाओं को पढ़ करके समझ जाते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था, खास करके ग्रामीण भारत की स्थिति उस समय क्या थी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से उनका पूरा जीवन गरीबी में वैसे बीता, उनके जो पिताजी थे वो 20 रुपए की महज डाक खाने में नौकरी किया करते थे। जीवन यापन के लिए उतनी वैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी जैसे कि आज के ज़माने में होती हैं। तो उनका जीवन भी कहीं ना कहीं संघर्षमय रहा। 8 साल की महज उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया था। फिर 15 साल की उम्र में उनका जो है मतलब उनकी उम्र से बड़ी लड़की के साथ पिताजी ने उनका विवाह कर दिया और उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। फिर भी वो अपनी जो मातृ प्रेम को भूल नहीं पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको संघर्ष करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे और आज विश्वविख्यात उपन्यासकार और साहित्यकार हैं। आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बहुत सारी बातें आप स्वयं बता दे रहे हैं। ऐसे महान रचनाकार की इस पवित्र भूमि में हम लोग खड़े हैं और आपको बताएं कि उस रचनाकार के आदर्शों से, कृत्यों से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 1996 से इस प्रेमचंद जी के भवन में स्थापित प्रेमचंद साहित्य संस्थान लगातार आते चलते हैं। हाँ। लगातार आपको बताएं कि अपनी गतिविधियों को संचालित करता आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र साहित्यिक संस्थान है जो प्रेमचंद जी के नाम पर है और प्रेमचंद जी के घर में संचालित होता है। और आपको बताएं कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ के द्वारा संचालित हुआ करता है। देश के नहीं, दुनिया के नामी गिरामी हिंदी साहित्य के विद्वानों का जमावड़ा समय समय पर गहन मुद्दों पर विचार विमर्श और छोटे मोटे सेमिनार पर चर्चाएँ, पुस्तकों का लोकार्पण, ये हम लोगों के लिए आम बात है। प्रेमचंद जी की अनेक कहानियों पर इस प्रांगण के अंदर नाट्य मंचन हो चुका है। यहाँ से भी एक नाट्य संस्था संचालित हुआ करती है। और आपको बताएं, एक मिनट में रुकना चाहूँगा। देखिए, ये
प्रेमचंद साहित्य संस्थान है और यहीं पर वो प्रेमचंद जी का आवास था। यहीं वो रहा करते थे अपने अध्यापन कार्य के समय। जिस तरीके से जो राजकीय दीक्षा जो विद्यालय था गोरखपुर का, वहाँ वो प्रथम अध्यापक के तौर पर यहाँ पर वो नियुक्त थे। आप यहाँ पर देखेंगे उपन्यास सम्राट, और ये जो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को ये उपन्यास सम्राट की जो उपाधि दी थी, वो बंगाल के जो उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस उपाधि से उनको नवाजा था। ये उपाधि उपन्यास सम्राट की उन्होंने दी थी। शरत चंद्र जो चट्टोपाध्याय बंगाल के उपन्यासकार थे, और धनपत राय ये उनका नाम था प्रेमचंद जी का, लेकिन कहीं न कहीं नवाब राय के नाम से वो घर में जाने जाते थे। और ये वो साफ तौर पर ये दर्शाता है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेरणा प्रदान करने वाली यह कुटिया, यानी कि यहाँ पर वो रहा करते थे, इसलिए यहाँ पर कुटिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 19 अगस्त 1916 से 16 फरवरी 1921 तक उनके आवास के कारण पुनीत बनी रही और हमें प्रेरणा प्रदान करती है। तो ये उनका आवास है प्रेमचंद जी का। मैं थोड़ा सा अंदर भी दिखाना चाहूँगा, और उनकी जो तमाम जो उपन्यास हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बारे में उनको भी मैं वो प्रतियाँ भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से गबन है, गोदान है। गोदान उनका आखिरी, जो कि 1936 में लिखा गया ये अंतिम उपन्यास था, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। गोदान उन्होंने तमाम कर्मभूमि पे, प्रेमाश्रम, निर्मला, तमाम ऐसे उपन्यास लिखे थे, लेकिन जो गोदान था वो उनका अंतिम उपन्यास था। और मंगलसूत्र नाम के उपन्यास को लिखते समय बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा नज़दीक से, ये उनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र रचनावली, कर्मभूमि, गबन और गोदान है, सेवा सदन है। सेवा सदन जिस तरीके से इसमें एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी पर आधारित ये सेवा सदन ये उपन्यास है, और इसको कहीं ना कहीं पहले उर्दू में लिखा गया था और बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ, और ये पहला हिंदी उपन्यास के नाम से यहाँ से प्रकाशित हुआ, गोरखपुर से। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी की तमाम वो रचनाएं हैं। गोदान भी आप देखेंगे, गबन देखेंगे, कर्मभूमि देखेंगे, और इस तरीके से जो उनकी अगर कहा जाए तो 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी। 3 नाटक लिखे थे और 15 उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए थे। तो ये उनकी कर्मभूमि है। जिस तरीके से बस्ती से आने के बाद वो यहाँ पर तैनात रहते हैं, और अपनी तैनाती के दौरान ही वो अपने हिंदी साहित्य में उन्होंने जिस तरीके से पूरे विश्व विख्यात हुए कि भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में अनेक भाषाओं में उनके इन उपन्यासों का अनुवाद हुआ, और आज उपन्यास सम्राट के नाम से जो मशहूर प्रेमचंद जी हैं, वो उनकी कुटिया में हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। इलेक्शन का टाइम है, चुनाव के पीरियड में हमारा यहाँ पर आना हुआ, तो मुझे लगा कि प्रेमचंद जी के बारे में भी, प्रेमचंद जी के इस कुटिया के बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। उनके इस कुटिया के जो आपको दीदार भी कराना ज़रूरी था, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ का भी कुछ आपको दिखाया जाए और यहाँ के बारे में बताया जाए। ये पार्क भी आप देखेंगे, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर, दोपहर का समय है लिहाजा धूप भी अपने चरम पर है, तो धूप में ऐसे पेड़ों की छांव में लोग यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं वो देखिए, ये सामने मैं उस ईदगाह को दिखाना चाहूँगा। इसी ईदगाह से प्रेरित होकर के उन्होंने ईदगाह नाम की कहानी लिखी थी, जिसकी कहानी को मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हामिद और अमीना की कहानी थी 3 पैसे वाली, कि कैसे 3 पैसे में हामिद अपनी दादी के लिए चमीटा खरीदता है। तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में। जितना भी कहा जाए उतना कम है। और कुछ कहना चाहेंगे? एक शब्द मैं और हाँ, कहना बताइए। चाहूँगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 2 हिंदी साहित्य की 2 पत्रिकाएं प्रेमचंद साहित्य संस्थान की नियमित हैं। हमारी साखी नाम की जो पत्रिका है, हिंदी साहित्य की नामी गिरामी पत्रिकाओं में से एक है, और वो त्रैमासिकी है हमारा। वो हमारी
चल रही है लगातार। और दूसरी जो हमारी पत्रिका है, चूँकि मुंशी प्रेमचंद जी की कर्म भूमि है गोरखपुर, तो हमारी उस पत्रिका का नाम भी कर्म भूमि है। ओके। वो भी पत्रिका हमारी त्रैमासिक है। और आपको मैं बताऊं कि कर्म भूमि हमारी केवल प्रेमचंद जी और प्रेमचंद जी से संबंधित बातों को ही लेकर के आती है। अच्छा। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान में शोध विशेषज्ञों की नियुक्ति है। और हमारे यहाँ से जो लोग प्रेमचंद जी पर शोध करना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं। उनके लिए हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हमारे संस्थान से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी भरपूर मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। हाँ, आप यहीं से हैं, गोरखपुर से हैं? गोरखपुर से हैं। जो जुड़े हों या ना जुड़े हों, हाँ। उनकी सबकी जी है। आ जाइए। इस संस्थान से जो है हाँ। हर तरह से उनकी मदद होती है। हाँ। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। आप यहीं पर अध्यापक हैं? जी, हम अध्यापक हैं, यहीं बगल में ही इसी डिस्ट्रिक्ट में हैं। और ये लाइब्रेरी में अक्सर आते रहते हैं, अध्ययन के लिए है। कुछ चीज़ें जो होती हैं यहीं से हमको मिलता रहता है। और ये बैजनाथ मिश्रा जी हैं, और इनसे हम 5 या हम जान 7 या 8 सालों से मुलाकात है। और ठीक बात ये है, पढ़ने के माध्यम से ही, लाइब्रेरी के माध्यम से ही इनसे मुलाकात हुई। ठीक बात है। तो प्रेमचंद जी के बारे में जो जानना चाहता है, जो उनको पढ़ना चाहता है, वो इस यहाँ पर जो उनकी ये कुटिया है, अब फ़िलहाल ये पुस्तकालय है, यहाँ पर लोग आ कर के जो उनके बारे में जानने का इच्छुक है, जो उनको पढ़ना चाहता है, वो यहाँ पर आ सकता है और कहीं ना कहीं उनके बारे में जो भी जो उनका इतिहास है उसके बारे में जान सकता है और समझ सकता है।